हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजर्ड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कैसे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, एंड फंडामेंटल राइट्स टू सम एक्सटेंट पावर लिमिट करते हैं स्टेट की, हमें कुछ इनएलियनेबल राइट्स देकर। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस टर्म को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा 1215 यानी कि 1215 में इंग्लैंड में पहली बार एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, जिसने इंग्लिश पीपल को कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स एंड लिबर्टीज ग्रांट किए थे। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पहली बार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जिससे कुछ बेसिक राइट्स और लिबर्टीज को लिखा गया था एंड उसको लोगों को प्रोवाइड किया गया था। तो यहां से हम टर्म लेते हैं मैग्ना कार्टा। हम कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ मैग्ना कार्टा जितना इंपॉर्टेंट है तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि ये लिखित राइट्स हैं जो हमें स्टेट के अगेंस्ट ग्रांट किए गए हैं एंड जिनको हम एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एवोल्यूशन इस तरह के राइट्स की, तो नेक्स्ट आता है अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स 1789। अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स थे वो इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि पहली बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट्स लिखे गए तो 10 अमेंडमेंट्स के जरिए बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कब लिखे गए लोगों के, तो वो आंसर होगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स 1789। अब फ्रेमर्स ऑफ अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली एंड हमने फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में ही लिख दिया। एक और एग्जांपल आता है हमारे पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन भी फ्रांस में लिखे गए थे। तो हम तीन जगह से इंस्पायर्ड है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया था एंड हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार कब फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर, 1789। एंड साथ ही साथ हम फ्रांस से भी इंस्पायर्ड हैं, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन आया था। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए आखिर इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों। अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स में, तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। अब ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर चार चीजें आती हैं: मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। अब मटीरियल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप इकोनॉमिक एंगल से अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है राइट टू प्रोफेशन। अगर हमारे पास राइट टू प्रोफेशन ना हो तो क्या हम अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर पाएंगे या जो हम चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे? तो राइट टू प्रोफेशन जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, 86th अमेंडमेंट 2002। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपके पास राइट टू एजुकेशन नहीं होगा तो क्या आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को बेस्ट लेवल तक पहुंचा पाएंगे? द आंसर इज नो। तो मटीरियल, इंटेलेक्चुअल। देन आता है मॉरल। मॉरल मॉरल राइट जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपने आपको मॉरली भी डेवलप करना है तो आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो ये सारी फ्रीडम्स आपको अलाउ करती है मॉरली फुल पोटेंशियल अचीव करने में। एंड लास्टली आता है स्पिरिचुअल। अगर आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा तो क्या आप अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप कर पाएंगे? तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, इन चारों तरह की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखनी है, तो आप सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, दीज आर द राइट्स that are the basic rights and are essential for all round development, that is material, intellectual, moral and spiritual, and protected by fundamental law of the land, that is constitution। इन fundamental rights को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है। so these are protected by none other than fundamental law of the land, that is constitution। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो हम आगे क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है fundamental rights represent the basic values cherished by the people of India, and they protect the dignity of an individual and create conditions in which every human being can develop his personality
टू फुलेस्ट एक्सटेंट। अब ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट तीन बातें कह रही है। इसको हम बाइफरकेट करेंगे। पहली चीज, ये वो रिप्रेजेंट करता है जो बेसिक वैल्यूज हैं जो हर इंडियन सिटीजन चेरिश करता है। सेकेंडली, ये प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की। और लास्टली, एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें हर ह्यूमन बीइंग डेवलप कर सकता है अपनी पर्सनैलिटी को टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। तो एक तरह से वही बात कही जा रही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से डेवलप क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स आए। सेकेंडली, फिर हमारे पास आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन फॉर द ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, एंड देन हमारी इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इन राइट्स को हमने क्लासीफाई किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब आप सोचेंगे मैंने आपको बोला आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन जब मैंने क्लासिफिकेशन की तो मैंने आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया। फिर मोर ओवर आर्टिकल 31 मिसिंग है, आर्टिकल 33 टू 35 मिसिंग है। अब इसका रीजन क्या है? आर्टिकल 12 जो है वो सिर्फ एक टर्म को डिफाइन करता है, स्टेट। आर्टिकल 13 जो है वो टर्म लॉ को डिफाइन करता है, एंड आर्टिकल 31 और 33 से 35 कुछ अलग से एक्सेप्शन दिए गए हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है, जो हमारे मेनली राइट्स हैं जो कन्फर किए जा रहे हैं हमें, वो ये राइट्स हैं आर्टिकल 14 से 18, देन 19 टू 22, 23, 24, 25 टू 28, 29, 30 एंड आर्टिकल 32। ये आर्टिकल जो है ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे इनको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है टर्म स्टेट को। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को बनाना शुरू किया तो उन्होंने सबसे ऊपर स्टेट की डेफिनेशन रखी। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन मेनली ये है कि जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेनली अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट। मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेनली अवेलेबल हैं अगेंस्ट द स्टेट। बहुत लिमिटेड राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है एंड उसने जॉब के लिए अप्लाई किया इन द पीजीआई, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब पीजीआई में जब उसने अप्लाई किया तो उसके पास राइट टू इक्वालिटी है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पर उसको किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के कारण डिस्क्रिमिनेट किया गया। नाउ ही वांट्स टू गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बिकॉज उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब उसको वहां पर जाने के लिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या पीजीआई स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं। क्योंकि अगर पीजीआई स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता तो देन ही कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स का एम्बिट क्या है। अगर स्टेट की डेफिनेशन वाइड होगी तो ऑटोमेटिकली आपके फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन भी वाइड हो जाएगी। तो स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं। एज मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट। अब जो एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन देता है टर्म स्टेट की, सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बिकॉज ऑफ आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 जो कि पहला आर्टिकल है पार्ट 4 का, वो कहता है कि जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स के पर्पस के लिए स्टेट की दी गई है, सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। तो आइए अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है स्टेट की। आर्टिकल 12 कहता है टर्म स्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, all local or other authorities within the territory of India, all local or other authorities under the control of government of India। तो स्टेट की डेफिनेशन में चार चीजें आई, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। तो इसको अगर हमने इजीली क्लासीफाई करना है तो हम कह सकते हैं कि एक चीज आ गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया यानी कि पार्लियामेंट, एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट।
ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन यूनियन का भी, स्टेट का भी, एक लेजिस्लेचर यूनियन का भी, स्टेट का भी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। थर्ड टर्म जो यूज की गई है वो है लोकल अथॉरिटीज। अब लोकल अथॉरिटीज क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। एंड लास्टली टर्म यूज की गई है अदर अथॉरिटीज। अब ये जो अदर अथॉरिटीज टर्म है इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अदर अथॉरिटीज जो है वो एक क्लियर टर्म नहीं है, इसकी कोई डिफाइन नहीं किया गया है इसको। तो अदर अथॉरिटीज में क्या क्या आएगा ये डिटरमाइन करेगा कि आखिर स्टेट की डेफिनेशन कितनी वाइड है या कितनी नैरो है। एंड इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, जिसको हम आगे देखेंगे। From the perusal of the definition, it is clear that the definition of the state provided by Article 12 is not exhaustive. It is inclusive. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज को ऐसे डिफाइन किया गया है कि उस डेफिनेशन के बियॉन्ड उसमें कुछ नहीं आ सकता। लेकिन हमने देखा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अदर अथॉरिटीज, एंड अदर वर्ड को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये इंक्लूसिव है, यानी कि इसको इंटरप्रेट कर कर इसके अंदर और चीजें डाली जा सकती हैं। तो आई होप आपको क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया यानी कि पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। अब आइए देखते हैं कि लोकल अथॉरिटीज क्या होते हैं। जो टर्म लोकल अथॉरिटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं डिफाइंड नहीं है। एक हमारे पास एक्ट है जिसको हम कहते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, उसके अंदर हर चीज की डेफिनेशन दी गई है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर एक्ट में या स्टेट्यूट में कोई डेफिनेशन ना हो तो हम जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन को समझने के लिए। तो लोकल अथॉरिटीज की डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में दी गई है, जो कहती है लोकल अथॉरिटी शैल मीन अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund। अब ये डेफिनेशन हमें कुछ चीजें बताती है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स, ये चीजें एक्सप्लिसिटली इंक्लूड कर दी टर्म लोकल अथॉरिटीज में, लेकिन आगे क्या लिख दिया, अदर अथॉरिटी। अब इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस आरसी जैन एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि कुछ कंडीशंस हैं फुलफिल करने के लिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगे तो वो अथॉरिटी कहाँ आ जाएगी, लोकल अथॉरिटी के अंदर फॉल कर जाएगी। 5 कंडीशन है। उस अथॉरिटी के पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। अथॉरिटी जो है इट मस्ट बी फंक्शनिंग इन अ डेफिनेटिव डिफाइंड एरिया। पहली चीज क्या थी, सेपरेट लीगल एंटिटी, वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में काम कर रही है। द अथॉरिटी मस्ट बी होली और पार्टली इलेक्टेड, चाहे पूरी तरह से इलेक्टेड हो चाहे पार्टली इलेक्टेड हो, लेकिन इलेक्शन होने जरूरी है। द अथॉरिटी मस्ट बी ऑटोनॉमस टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक उसके अंदर ऑटोनोमिटी होनी चाहिए। फिर आता है अथॉरिटी मस्ट बी एंट्रस्टेड बाय स्टैट्यूट टू परफॉर्म गवर्नमेंटल फंक्शंस और ड्यूटीज, यानी कि जो स्टैट्यूट है, एक्ट है, वो उसको इंटरेस्ट कर रहा है कि आपने गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना है। एंड लास्टली अथॉरिटी के पास पावर होनी चाहिए फंड्स रेज करने की बाय लिवाइंग टैक्सेस, रेट्स, चार्जेस और फीस। तो हम क्या कह सकते हैं, 6 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन में। एंड अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी होती है तो हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी लोकल अथॉरिटीज में आती है। एंड अगर वो लोकल अथॉरिटीज में आती है तो इट विल ऑटोमेटिकली फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एंड वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन पैरामीटर्स को देखते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए को कहा गया दैट इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी, क्योंकि वो 6 की 6 कंडीशन पूरी कर रही है। 6 कंडीशंस क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, फंक्शन होना चाहिए ना डेफिनेटिव डिफाइंड एरिया, इलेक्टेड होनी चाहिए चाहे होली हो चाहे पार्टली हो, ऑटोनोमस होनी चाहिए टू एन एप्रिशिएबल एक्सटेंट, उसको गवर्नमेंट ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कोई स्टेट्यूट कह रहा हो, एंड अल्टीमेटली वो लिवाई कर सकती है टैक्स वगैरह ताकि वो फंड्स रेज कर सके। अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी होंगी देन द लोकल अथॉरिटी विल बिकम देन एन अथॉरिटी विल बिकम लोकल अथॉरिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 सेक्शन 3 क्लॉज 31 के अंदर डिफाइंड है, लेकिन उसके बाद भी हमें क्लैरिटी नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन में कि 6 कंडीशन पूरी होंगी तो वो लोकल अथॉरिटीज के अंदर आएगा, एंड दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन्होंने लोकल अथॉरिटी माना। तो लोकल अथॉरिटी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3 चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एंड स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट। अब लोकल अथॉरिटीज भी हमें क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू अदर अथॉरिटीज। अब अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज की, तो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
लोकल अथॉरिटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं था, लेकिन अदर अथॉरिटीज टर्म एक ऐसी टर्म है जो किसी एक्ट में भी डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो अल्टीमेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट को इस टर्म को इंटरप्रेट करना पड़ा। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ हमारे पास आता है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये जो केस है ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का केस है, एंड इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि एक डॉक्ट्राइन होती है एजुजडम जेनेरिस की, वो अप्लाई की जाएगी आर्टिकल 12 में टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटीज। अब एजुजडम जेनेरिस क्या होता है? अथॉरिटीज ऑफ लाइक नेचर। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए 5 चीजें लिखी हैं, 1 2 3 4, एंड जो फिफ्थ है दैट इज अदर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 चीजें लिखी हुई हैं एंड आखिरी चीज क्या लिखी हुई है? अदर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया बुक्स, टेबल, स्टेशनरी, ऑफिस। तो अब जो पांचवी चीज है उसको हम इसके व्यू में इंटरप्रेट करेंगे, वो उसी तरीके की चीज होगी। तो उन्होंने बोला कि अदर अथॉरिटीज के लिए भी एजुजडम जेनेरिस की थ्योरी लगेगी, एंड जो पहली 3 कैटेगरी है यानी कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड लोकल अथॉरिटीज, उसकी जैसी ही जो चीजें हैं वो फॉल करेंगी इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने बोला दैट प्रिंसिपल ऑफ एजुजडम जेनेरिस विल अप्लाई टू डिटरमाइन अथॉरिटीज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटीज। मतलब क्या होता है? अथॉरिटीज ऑफ लाइक और सिमिलर नेचर। अब नेक्स्ट केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में, उसको ओवररूल कर दिया। कोर्ट ने बोला कि एजुजडम जेनेरिस की थ्योरी तभी लगती है जब ऊपर जितनी भी चीजें दी गई हैं वो सिमिलर नेचर की हो। लेकिन हमारे केस में, आर्टिकल 12 के केस में, एक तरफ लिखा है गवर्नमेंट इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया स्टेट, एंड थर्ड चीज है लोकल अथॉरिटीज। तो कहते हैं देयर इज नो कॉमन जीनस रनिंग थ्रू द थ्री थिंग्स दैट हैज बीन डिफाइंड अबव। तो यानी का मतलब ये है कि कोई कॉमन जीनस ही नहीं है, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो एजुजडम जेनेरिस की थ्योरी आप कैसे लगाओगे? तो उन्होंने पुरानी जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की उसको ओवररूल किया, एंड ये डिक्लेयर किया, ये हेल्ड किया दैट एजुजडम जेनेरिस विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ आर्टिकल 12। आई होप आपको ये दोनों केस लॉ क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो अदर अथॉरिटीज टर्म है वो बहुत वाइड टर्म है, एंड जितनी भी बॉडीज कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहा है या फिर कोई स्टैट्यूट यानी कि एक्ट क्रिएट कर रहा है, वो फॉल करेंगी विद इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। कहने का मतलब क्या है? सिंपली जो भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के कोई बॉडी बना रहे हैं, या कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली कहां फॉल करेंगी? विद इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म अदर अथॉरिटीज। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि कोई बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट्यूट बना रहे हैं तो ये डजेंट मैटर कि वो गवर्नमेंटल फंक्शंस कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं भी कर रहे तब भी वो फॉल करेंगे विद इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। आई होप आपको 3 केस लॉ क्लियर हो गए होंगे। देन हमारे पास अगला केस लॉ आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। अगेन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंक्शंस है कॉर्पोरेशंस के, वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं और वो गवर्नमेंट फंक्शंस के से क्लोजली रिलेटेड हैं, तो उनको हम इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट मानेंगे एंड अदर अथॉरिटीज के अंदर कवर करेंगे। तो उन्होंने 2 कंडीशन बताई कि जो कॉर्पोरेशंस हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शंस कर रहे हैं, और वो जो फंक्शंस है वो गवर्नमेंटल फंक्शन से क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हम उसको मानेंगे कि वो अदर अथॉरिटीज के अंदर फॉल कर रहा है। अब आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें जस्टिस पी एन भगवती ने 5 पॉइंट्स बताए हमें। उन्होंने बोला ये 5 कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज में फॉल करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था आरसी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लोकल अथॉरिटीज के रिगार्डिंग 6 पॉइंट्स थे, सिमिलरली यहाँ पर 5 पॉइंट्स बताए जस्टिस पी एन भगवती ने रिगार्डिंग अदर अथॉरिटीज। सबसे पहला पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं स्टेट के, दैट शुड बी द चीफ फंडिंग सोर्स ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अथॉरिटी है या जो बॉडी है वो फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेजिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए जो कि डीप भी होना चाहिए, परवेजिव भी होना चाहिए उस बॉडी के ऊपर। फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी इज गवर्नमेंटल इन इसेंस, यानी कि जो फंक्शंस परफॉर्म वो कर रही है वो गवर्नमेंटल होने चाहिए टू सम एक्सटेंट। देन आता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू द कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम देखते हैं जिनको कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इज अ कॉर्पोरेशन, हुडा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो एक तरह का गवर्नमेंट फंक्शन है
जो डिपार्टमेंट के पास होता था उन्होंने क्या किया, उसको कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिया। तो इस सिचुएशन में इट विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। आखिरी, वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड, यानी कि जो वो अथॉरिटी है उसके पास मोनोपोली स्टेटस है, यानी कि वो मोनोपोली है उसके पास, एंड वो जो मोनोपोली है उसको कौन दे रहा है, सरकार दे रही है, यानी कि स्टेट दे रही है। तो 5 कंडीशन उन्होंने बताई कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सरकार से आने चाहिए, सरकार का उसके ऊपर डीप और परवेजिव स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, उसका जो फंक्शनल करेक्टर है वो गवर्नमेंटल होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ट्रांसफर किया गया है कॉर्पोरेशन को तभी वो अदर अथॉरिटीज में आएगा, एंड उसको मोनोपोली स्टेटस मिला हुआ है जो कि स्टेट प्रोवाइड कर रही है। तो ये 5 कंडीशंस दी उन्होंने जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई अथॉरिटी अदर अथॉरिटी में आएगी या नहीं आएगी। उन्होंने इसके बाद एक वार्निंग दी कि ये जो 5 कंडीशंस हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ना ये कंक्लूसिव है, ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है, ये इंक्लूसिव है। जैसा कि मैंने बताया था एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, पर ये जो 5 कंडीशंस हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। अगर आने वाले टाइम में कोर्ट को लगेगा कि कोई और कंडीशन भी इसमें ऐड करनी है तो वो की जा सकती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आर डी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। जस्टिस पी एन भगवती, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। देन आता है हमारे पास अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, या फिर प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईसीबी, आप कोई भी केस कोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत इजी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अदर अथॉरिटीज हैं क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई भी अथॉरिटी अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली, फंक्शनली एंड फाइनेंशियली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है या डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट है, देन इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। बहुत सिंपल है, जैसे हम वेन डायग्राम बनाते थे पहले, 3 आप सर्कल बना लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फंक्शनली एंड फाइनेंशियली। जो बीच का एरिया आएगा वो तीनों तरीके से कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली एंड फंक्शनली। जो भी अथॉरिटी इन तीनों तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दैट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम वेलफेयर अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम मानते हैं कि स्टेट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन को वाइड किया है टू इंक्लूड इवन द प्राइवेट बॉडीज। वो प्राइवेट बॉडीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। द टेस्ट इज नॉट हाउ अ जुरिस्टिक पर्सन इज क्रिएटेड बट वाई इट हैज बीन ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये नहीं है कि वो कैसे बना है, जरूरी ये है कि उस बॉडी को हमने क्यों बनाया है। अगर वो गवर्नमेंटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बनाई है तो उसको हम अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, एंड जितनी स्टेट की डेफिनेशन हमारी वाइड होगी उतना ही हमारा फंडामेंटल राइट्स का स्कोप भी बढ़ेगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं हम कुछ रीसेंट केस लॉस। एक केस है संजय बहेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, बिल्कुल रीसेंट केस है 2023 का। इसमें बोला ये गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस है इट इज अ स्टेट इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12। तो ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, हम ये नहीं कह सकते किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कि यूनाइटेड नेशंस आर्टिकल 12 के अंदर फॉल करेगा। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी, वो अदर अथॉरिटीज के अंदर फॉल नहीं करेगा। एक और केस लॉ है एमएस पियर्सन ड्रम्स एंड बैरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जनरल मैनेजर आरबीआई एंड अदर। कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। उन्होंने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे केस लॉज। आइए इनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ एजुजडम जेनेरिस लगेगा टू डिटरमाइन द टर्म अदर अथॉरिटीज। इसको ओवररूल कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। देन आता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट्यूट बना रही है वो कहाँ फॉल करेगी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में फॉल करेगी, चाहे वो पब्लिक फंक्शन ना भी परफॉर्म कर रही हो। देन हमारे पास अगला केस लॉ आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। वो कहते हैं कोई भी कॉर्पोरेशन जो कि पब्लिक फंक्शंस कर रहे हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के फंक्शन कर रही है और क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल फंक्शंस है, दैट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आर डी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जस्टिस पी एन भगवती 5 पॉइंट्स बताते हैं हमें, एंड उन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हमें करना है कि क्या स्टेट में आएगा क्या नहीं आएगा। लास्टली हमारे पास आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब या फिर प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईसीबी। उसके अंदर बोला कि कोई भी बॉडी जो फंक्शनली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट विल फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देन हमारे पास कुछ रीसेंट केस लॉज हैं, एक दिल्ली हाईकोर्ट का, एक कलकत्ता हाईकोर्ट का है। यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ स्टेट बट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ स्टेट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसका मकसद क्या है, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं।
आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। वो डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन जो है वो है क्या, एंड उसके रिगार्डिंग ऑनरेबल कोर्ट्स के क्या ओपिनियन है या क्या इंटरप्रिटेशन है, जो हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जुडिशरी स्टेट का पार्ट है आर्टिकल 12 में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 13। हम जैसे इस क्लास में हमने ऑलरेडी डील किया है उसी तरीके से हम सारे लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स विद केस लॉज करेंगे, एंड आई होप आपको एक केस लॉज क्लियरली समझ आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रह सकूं और मैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ऐसे ही काम कर सकूं। थैंक यू सो मच।